स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। सेकेंड ईयर बायोलॉजी के लेक्चर में आपको वेलकम करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, चैप्टर नंबर 17 हमारा चल रहा है। आज से पिछले लेक्चर के अंदर हम लोगों ने पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का टॉपिक कंप्लीट किया था और उसकी टाइप्स जो हैं हमने मुकम्मल की थी, सिंपैथेटिक, पैरासिम्पैथेटिक, नर्वस सिस्टम तक। उसके बाद डियर स्टूडेंट, आज जो टॉपिक हम डिस्कस करने जा रहे हैं ये टॉपिक है नर्वस डिसऑर्डर्स का। ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। इस लॉन्ग क्वेश्चन के हवाले से इसके चांसेस कम हैं, मगर इसमें से कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जो कि बोर्ड में एमसीक्यूज़ के हवाले से बहुत बार पूछे गए हैं और इसी तरह इन टर्म्स को शॉर्ट क्वेश्चंस के अंदर बहुत ज़्यादा पूछा गया है। तो नर्वस डिसऑर्डर्स को डियर स्टूडेंट्स अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो इसमें पहला डिसऑर्डर जो है इसको हम बोलते हैं पार्किंसंस डिजीज़। पार्किंसंस डिजीज़ भी इसको हम बोल सकते हैं, इसको हम पार्किंसोनिज़म भी कह सकते हैं। मेनली डियर स्टूडेंट, जो पार्किंसोनिज़म की वजह है, जो इसकी कॉज है, वो है ब्रेन में डोपामीन प्रोड्यूसिंग सेल्स का कम हो जाना या उनकी डेथ हो जाना। पार्किंसंस डिजीज़ इज़ ड्यू टू द लैक ऑफ डोपामीन। डोपामीन एक न्यूरोट्रांसमीटर है। जिस तरह नर्व एंडिंग से कुछ केमिकल सब्सटेंसेस रिलीज़ होते हैं जिन्हें हम न्यूरोट्रांसमीटर्स कहते हैं, और वो एक सेल से दूसरे सेल तक केमिकल मैसेज यानी कि फॉर्म में नर्व इम्पल्स को डीपोलराइजेशन को कन्वे करते हैं। साइनैप्स के टॉपिक में हम पढ़ चुके हैं। तो दिस इज़ ड्यू टू द लैक ऑफ डोपामीन, या हम ये भी कह सकते हैं ड्यू टू द डेथ ऑफ डोपामिनर्जिक न्यूरॉन्स। डोपामिनर्जिक न्यूरॉन्स का मतलब होता है ऐसे न्यूरॉन जो डोपामीन पैदा करते हैं। तो ग्रेजुअली जैसे जैसे बॉडी के अंदर, ब्रेन के अंदर डोपामीन प्रोड्यूसिंग सेल्स की तादाद में कमी आती है, तो पार्किंसंस डिजीज़ की जो अलामात हैं, सिम्टम्स हैं, वो अपीयर होना शुरू हो जाती हैं। तो डियर स्टूडेंट, पार्किंसोनिज़म किसे कहते हैं? पार्किंसोनिज़म कह दें या पार्किंसंस डिजीज़ कह दें, एक ही बात है। दिस नर्वस डिसऑर्डर इज़ ड्यू टू द डेथ ऑफ डोपामीन प्रोड्यूसिंग सेल्स इन द ब्रेन, डोपामीन प्रोड्यूसिंग न्यूरॉन्स इन द ब्रेन। और इस डिज़ीज़ के अंदर अब जो इसकी सिम्टम्स हैं, इट इज़ कैरेक्टराइज्ड बाय इनवॉलेंट्री ट्रिमर्स। इसमें क्या होते हैं? इनवॉलेंट्री ट्रिमर्स होते हैं बॉडी के अंदर, यानी ख़ुद ब खुद से बॉडी के अंदर कपकपाहट होती है, ट्रिमर्स होते हैं। लॉस ऑफ पावर, बॉडी में, टांगों में, बाजुओं में ऐसा लगता है कि कोई पावर जो है वो ख़त्म हो गई है। एंड लॉस ऑफ रिजिडिटी, जो बॉडी का प्रॉपर पोस्चर है उसको मेंटेन करने को बॉडी को डिफ़िकल्टी होती है। तो बॉडी में कपकपाहट होती है, शिवरिंग, ट्रिमर्स, कुछ भी कह लें आप। इसी तरह किसी चीज़ को उठाने की प्रॉपर बॉडी का पोस्चर, खड़े रहने, इस तरह अपराइट बॉडी का पोस्चर मेंटेन करने की एबिलिटी जो है वो कम हो जाती है। तो ये इसकी मेजर सिम्टम्स हैं। बट इस डिज़ीज़ के अंदर एक ख़ास बात है कि जो जहनी सलाहियतें हैं, मेंटल फैकल्टीज़ आर नॉट अफेक्टेड। मेंटल फैकल्टीज़, जो जहनी सलाहियतें हैं, आर नॉट अफेक्टेड, उन पर असर नहीं पड़ता। यानी किसी की याददाश्त पर, किसी चीज़, किसी इस तरह की जो लॉजिक, रीजनिंग, जजमेंट, थिंकिंग, इंटेलिजेंस, इस तरह की जो सलाहियतें हैं उन पर इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इसके बाद डियर स्टूडेंट, ये डिज़ीज़ यूजुअली होती है, इसका ऑनसेट होता है लेटर एज के अंदर, एंड इट स्टार्ट्स फ्रॉम 50s to 60s। यानी जो मोस्टली लोग देखे गए हैं वो 50 से 60 साल की एज के रेंज में होते हैं जो इससे अफेक्ट होते हैं। तो इट यूजुअली अफेक्ट द ओल्ड पीपल या लेटर एज के अंदर ये स्टार्ट होती है। अब इस डिज़ीज़ को कंट्रोल करने के लिए कुछ दवाइयाँ हैं जिनको इस्तेमाल किया जाता है, जैसे कि एल डोपा से मुराद यहाँ पर होती है लीवोडोपा। और इसके अलावा एक और प्रोटीन है जो कि इसके लिए सजेस्ट की गई है, जिसका नाम है GDNF, जिससे बनता है ग्लियल
सेल लाइन डिराइव्ड न्यूरोट्रॉफिक फैक्टर। ग्लियल सेल लाइन डिराइव्ड न्यूरोट्रॉफिक फैक्टर GDNF, इसको डोपामिन की कमी को पूरा करने के लिए यूज़ किया जा सकता है। तो डियर स्टूडेंट, पहला जो नर्वस डिसऑर्डर हम डिस्कस कर रहे हैं इसका नाम पार्किंसंस डिजीज़ है। ये डोपामिन की कमी की वजह से होता है। इसमें डोपामिनर्जिक न्यूरॉन यानी डोपामिन प्रोड्यूस करने वाले सेल्स की ब्रेन में डेथ हो जाती है आहिस्ता आहिस्ता। जैसे जैसे सेल्स कम होते हैं डोपामिन का लेवल भी कम होता जाता है। और इसकी अलामात कह दें या इसको करेक्टराइज़ कैसे किया जाता है, इनवॉलेंट्री ट्रिमर्स, खुद ब खुद से बॉडी में शिवरिंग, कपकपाहट और ट्रिमर्स चलते हैं। बॉडी में ऐसे लगता है कि कोई पावर नहीं रही है, रिजिडिटी बॉडी की पोस्चर को मेंटेन करने वगैरह की एबिलिटीज़ कम हो जाती हैं। बट इसमें मेंटल जो जहनी सलाहियतें हैं, मेंटल फैकल्टीज़ हैं, वो अफेक्ट नहीं होती। और ये यूजुअली स्टार्ट होते हैं, इसकी अलामात 50 से 60 साल की एज के लोगों में, 50-60s की एज में ये स्टार्ट होता है। और इसके अलावा अगर इसका कोई अर्ली ऑनसेट है तो वो किसी ट्रॉमा, दिमाग की कोई चोट लगने, एक्सीडेंट, इंजरी की वजह से हो सकता है। इसमें जो इफ़ेक्टिव ड्रग्स हैं वो है एल डोपा, लीवोडोपा। एल से मुराद यहाँ पे है लीवोडोपा, जो कि डोपामीन की तरह का काम करती है दवाई बॉडी के अंदर, यानी डोपामीन की कमी को पूरा करती है। इसके अलावा एक ये न्यू रिसर्च मॉलिक्यूल है जिसको हम कहते हैं GDNF, जिसका फुल नेम है ग्लियल सेल लाइन डिराइव्ड न्यूरोट्रॉफिक फैक्टर। इट बूस्ट द अपटेक ऑफ डोपामीन, और इसको मंकीज़ और रैट्स के ऊपर एक्सपेरिमेंटली इस्तेमाल किया गया अभी, एंड पॉसिबली के ह्यूमन बीइंग में भी इसको इन फ्यूचर यूज़ किया जाने लगे। ये इससे GDNF के बारे में एक लाइन लिखी हुई है, इट बूस्ट द री अपटेक ऑफ डोपामीन। अब इसमें ये होता है, फॉर एग्जांपल ये एक प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन है, ये एक पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन है। अब ये जो न्यूरोट्रांसमीटर यहाँ प्रोड्यूस करता है इसका नाम है डोपामीन। अब वैसे तो डोपामीन की कमी है, कमी से मुराद ये नहीं है कि बिल्कुल ख़त्म हो गया, यानी 100 सेल हैं तो 90 रह गए, 80 रह गए, 70 रह, आहिस्ता आहिस्ता कम हो रहे हैं। तो जो डोपामीन रिलीज़ होता है, अब हमें पता है कि न्यूरोट्रांसमीटर्स जो होते हैं ना, ये शॉर्ट लिव्ड होते हैं, ये मेटाबोलाइज होते हैं, और इनके मेटाबोलाइज होने से जो प्रोडक्ट बनती हैं उनको यही प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन रीअपटेक कर लेते हैं। तो GDNF ये काम करता है। GDNF मतलब थोड़े न्यूरॉन्स अगर बॉडी के अंदर हैं जो डोपामीन पैदा करते हैं, तो उनसे रिलीज़ होने वाले डोपामीन को रीअपटेक करवाता है प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन में, ताकि वो उसको फिर से साइनेप्टिक वेसिकल्स के अंदर इस डोपामीन को पैक करे और फिर से ऑन प्रॉपर स्टिमुलेशन इसको रिलीज़ करते। यानी जितना डोपामीन बॉडी में पैदा हो रहा होता है उसके रीअपटेक को प्रमोट करके उसके रिलीज़ को इन्हांस कर देता है, तो जिसकी वजह से पार्किंसंस डिजीज़ के अलामात कम हो जाती हैं। यानी ये नहीं है कि डोपामीन की तरह का काम करता है, डोपामीन की तरह का काम नहीं करता। जो कम डोपामीन बॉडी में है उसकी यूटिलाइजेशन को इन्हांस कर देता है। इस तरह से डोपामीन रिलीज़ हुआ, मेटाबोलाइज हुआ, उसकी मेटाबॉलिक प्रोडक्ट्स को रीअपटेक करवाया सेल के अंदर GDNF ने, और फिर से ये दोबारा डोपामीन रिलीज़ हो जाएगा। तो डियर स्टूडेंट, जो पहला नर्वस डिसऑर्डर हमने डिस्कस किया वो था पार्किंसंस डिजीज़, जो कि डोपामीन की कमी की वजह से होता है। इसके मेन पॉइंट्स यही हैं, डोपामीन की कमी से होता है, डोपामीन प्रोड्यूसिंग सेल्स की ब्रेन में डेथ होती है, इसमें इनवॉलेंट्री ट्रिमर, लॉस ऑफ पावर, लॉस ऑफ रिजिडिटी, बट मेंटल फैकल्टीज़ आर नॉट अफेक्टेड। 50-60 साल की एज के लोगों को यूजुअली अफेक्ट करता है, मगर अगर अर्ली एज में होता है तो किसी ब्रेन के ट्रॉमा की वजह से होगा। एल डोपा इसमें एक इफेक्टिव ड्रग है। GDNF इज ग्लियल सेल लाइन डिराइव्ड न्यूरोट्रॉफिक फैक्टर विच इज़ अ प्रोटीन, और इसको एक्सपेरिमेंटली यूज़ किया गया है अभी सिर्फ मंकीज़ और रैट्स के अंदर। पॉसिबल है कि इन फ्यूचर इसको ह्यूमन बीइंग में भी यूज़ किया जाने लगे। सेकेंड नर्वस डिसऑर्डर डियर स्टूडेंट्स जो हम पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम है एपिलेप्सी। सेकेंड नर्वस डिसऑर्डर जो हम पढ़ने जा रहे हैं डियर स्टूडेंट्स, इसको हम कहते हैं एपिलेप्सी। एपिलेप्सी, तो डियर स्टूडेंट्स जो एपिलेप्सी का प्रॉब्लम है, ये एपिलेप्सी की डिज़ीज़ है, ये भी भी एक कन्वल्सिव डिसऑर्डर है, मगर मेनली इसमें क्या होता है कि कॉन्शियसनेस ख़त्म हो जाती है।
जब भी एपिलेप्टिक सीजर स्टार्ट होता है वो पर्सन अनकॉन्शियस हो जाता है। उसकी जो अनकॉन्शियसनेस फील करता है, उसको कोई चीज़ याद या रिमेंबर उस वक़्त नहीं रहती, और इसमें कई अननोन रीज़न्स इसकी हो सकती हैं जो इसको ट्रिगर कर सकती हैं। और इट यूजुअली स्टार्ट बिफोर 30s। आम तौर पर जो लोग एपिलेप्सी में स्टार्ट होते हैं वो बिफोर 30 ईयर्स, 30 साल की उम्र से पहले पहले इसमें मुतासिर हो जाते हैं। और इस प्रॉब्लम में होता ये है कि जो हमारा सेरिब्रल कॉर्टेक्स है, ब्रेन का पार्ट है सेरिब्रम, उसका आउटर रीजन है सेरिब्रल कॉर्टेक्स, उसके ग्रे मैटर ऑफ ब्रेन यानी कि सेरिब्रल कॉर्टेक्स में एक्सेसिव डिस्चार्ज ऑफ नर्व इम्पल्सेस होता है, जिसकी वजह से एपिलेप्सी के जो सीजर्स या जो सिम्टम्स हैं वो स्टार्ट होते हैं। अब एपिलेप्सी की कई कॉजेज़ हो सकती हैं, कई चीज़ें ऐसी हैं जो इसको ट्रिगर कर सकती हैं। जैसे कि नंबर 1 पर हम कहते हैं कि एपिलेप्सी को स्टार्ट करने वाली चीज़ें जो हो सकती हैं वो कोई मोटर सिम्टम्स हो सकते हैं, कोई ऐसी अनयूजुअल मूवमेंट, जैसे कोई पहाड़ी इलाकों में ट्रैवलिंग है या किसी जो बच्चों के झूले होते हैं स्विंग्स वगैरह, उनके ऊपर कोई बैठ गया, तो एक अनयूजुअल बॉडी की मूवमेंट जो मोटर फंक्शन है वो इसको ट्रिगर कर सकते हैं। कोई अनयूजुअल सेंसरी स्टिमुलाई, यानी बहुत तेज़ कोई आवाज़ सुन ली या बहुत कोई स्ट्रॉन्ग परफ्यूम सूंघ लिया, कोई ऐसी फूड खा ली जो कि अनप्लेजेंट, मतलब कोई स्ट्रॉन्ग सेंसरी स्टिमुलाई, वो भी एपिलेप्सी को ट्रिगर करने का बाइस बन सकती है। इसके अलावा कोई साइकिक प्रॉब्लम जो है, साइकोलॉजिकल, यानी बहुत कोई खुशी की खबर है या बहुत कोई सैड न्यूज़ है, इस तरह की अचानक कोई साइकिक डिस्टर्बेंस हुई उसकी वजह से। और इवन इट कुड बी ऑटोनॉमिक मीन के अननोन कॉज है, कोई मतलब इस तरह की ऑटोनॉमिक, कोई अपेरेंट, कोई ना आपको कोई मोटर फंक्शन, कोई बॉडी की ऐसी अनयूजुअल मूवमेंट नज़र आई, ना कोई स्ट्रॉन्ग कोई सेंसरी स्टिमुलाई ने इसको ट्रिगर किया, ना किसी साइकिक, किसी अननोन रीज़न की वजह से ये स्टार्ट हो जाए। और एपिलेप्टिक सीजर्स जो हैं ये वक्फों से अपीयर होते हैं। इसकी फ्रीक्वेंसी एक दिन में कई बार भी हो सकती है, एक हफ्ते में एक आधी बार भी, महीनों में, सालों में, तो ये फ्रीक्वेंसी इसकी वेरी करती है, वो पर्सन टू पर्सन वेरी करती है। मगर जब भी इसके ये स्टिमुलाई अपीयर होते हैं तो ये कॉन्शियसनेस को ख़त्म कर देते हैं, वो पर्सन उस दौरान में अनकॉन्शियस हो जाता है। एंड इट यूजुअली स्टार्ट बिफोर द एज ऑफ 30s। और इसका एक टेस्ट है जो इसको किया जाता है, उसको हम नाम देते हैं EEG। EEG का मतलब होता है इलेक्ट्रोइंसेफ्लोग्राफी। EEG के डायग्नोस्टिक टेस्ट के ज़रिए हम इसको चेक करते हैं कि पर्सन को एपिलेप्सी है या नहीं है। और ऑब्वियसली इसमें जो दवाइयाँ इस्तेमाल की जाती हैं वो एंटी कन्वल्सेंट ड्रग्स हैं, एंटी कन्वल्सेंट ड्रग्स जो कपकपाहट को, कन्वल्शंस को कम करते हैं। तो क्योंकि ये कन्वल्सिव डिसऑर्डर है इसलिए इसको ख़त्म करने वाली ड्रग्स को क्या कहा जाएगा, एंटी कन्वल्सेंट ड्रग्स इसको कहा जाएगा, और जो कि इसमें इस्तेमाल की जाती हैं। बाकी अल्कोहल का यूज़, सिगरेट स्मोकिंग इसको ट्रिगर कर सकते हैं। एक बार फिर इसको हम ज़रा पॉइंट्स इसके देख लेते हैं कि एपिलेप्सी वो डिसऑर्डर है जिसमें कॉन्शियसनेस ऑल्टर होती है। ये एक कन्वल्सिव डिसऑर्डर है, कन्वल्शंस से करेक्टराइज्ड होता है, बिफोर 30 ईयर्स यूजुअली लोगों को होता है। इसमें ग्रे मैटर में एक्सेसिव डिस्चार्ज ऑफ इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस होता है। ये किसी मोटर फंक्शन से ट्रिगर हो सकता है, सेंसरी स्टिमुलाई से ट्रिगर हो सकता है, किसी साइकिक डिस्टर्बेंस से ट्रिगर हो सकता है, या कोई अननोन ऑटोनॉमिक रीज़न इसको ट्रिगर कर सकती है। इसकी फ्रीक्वेंसी ऑल्टर करती है पर्सन टू पर्सन। इसका जो डायग्नोस्टिक टेस्ट है उसको कहते हैं EEG। EEG का फुल नेम है इलेक्ट्रोइंसेफ्लोग्राफी। और इसमें जो इफ़ेक्टिव ड्रग्स हैं उनको हम कहते हैं एंटी कन्वल्सेंट ड्रग्स बोलते हैं। बाकी यूज़ ऑफ अल्कोहल और यूज़ ऑफ स्मोकिंग जो है वो इसको एग्रवेट कर सकता है, यानी इसकी अलामात को ज़्यादा शदीद कर सकता है और बीमारी को बढ़ा सकता है। इसके बाद डियर स्टूडेंट जो नेक्स्ट डिसऑर्डर हम डिस्कस करने जा रहे हैं, तीसरा और आखिरी, वो है अल्ज़ाइमर्स डिजीज़। तीसरा और आखिरी जो नर्वस डिसऑर्डर इस टॉपिक के हवाले से हम डिस्कस करने जा रहे हैं उसका नाम है अल्ज़ाइमर्स
एल्ज़ीमर्स डिजीज़। डियर स्टूडेंट, ये वो डिज़ीज़ है जो कि एलॉयज़ एल्ज़ीमर ने डिस्कवर की थी, तो वहाँ से इसका नाम रख दिया गया है एल्ज़ीमर्स डिज़ीज़। एंड दिस एल्ज़ीमर्स डिज़ीज़ इज़ करेक्टराइज्ड बाय, जो इसका सबसे बड़ा इसका जो मेजर सिम्टम है वो है डिमेंशिया। इट इज़ करेक्टराइज्ड बाय डिमेंशिया। डिमेंशिया का मतलब होता है लॉस ऑफ मेमोरी, यानी आहिस्ता आहिस्ता इस डिज़ीज़ के अंदर जो याददाश्त है वो कम होती चली जाती है, मेमोरी जो है वो कम होती चली जाती है। तो एल्ज़ीमर्स डिज़ीज़ को डियर स्टूडेंट डिस्कवर किया या आइडेंटिफाई किया है पहली बार एलॉयज़ एल्ज़ीमर ने 1907 में, 1907 में। और इट इज़ करेक्टराइज्ड बाय डिमेंशिया। डिमेंशिया के टर्म का मतलब होता है लॉस ऑफ मेमोरी, याददाश्त का कम हो जाना। तो इट इज़ करेक्टराइज्ड बाय डिमेंशिया। ये कैसे करेक्टराइज्ड है? डिमेंशिया से करेक्टराइज हो रहा है। और इसके साथ साथ इसमें कुछ जेनेटिक फैक्टर्स भी इसमें इन्वॉल्व हैं और कुछ एनवायरमेंटल फैक्टर्स भी इसमें इन्वॉल्व हैं, जैसे कि हाई लेवल ऑफ एलुमिनियम, जिसको हम एलुमिनियम पॉइजनिंग का भी नाम देते हैं। तो इसमें जो एलुमिनियम मेटल से बने हुए बर्तन में लोग खाना खाते हैं तो उसमें कुछ ट्रेसेस की मिकदार में एलुमिनियम जो है वो खाने में शामिल होता रहता है, और आहिस्ता आहिस्ता एलुमिनियम का लेवल जब बॉडी में बढ़ता है तो एलुमिनियम जो है वो कंट्रीब्यूट करता है एल्ज़ीमर्स डिज़ीज़ में। तो यानी एलुमिनियम की पॉइजनिंग से कौन सा डिसऑर्डर हो सकता है? एल्ज़ीमर्स डिज़ीज़ हो सकता है। और एडवांसिंग एज में भी इसकी वजह बनती है, यानी ये भी डिज़ीज़ जो है वो ओल्ड एज की डिस्टर्बेंसेस में से एक है। तो एल्ज़ीमर्स डिज़ीज़ के डियर स्टूडेंट्स जो मेन फीचर्स हैं उसमें नंबर 1 ये है कि एल्ज़ीमर्स डिज़ीज़ वाज डिस्कवर्ड बाय एलॉयज़ एल्ज़ीमर। 1907 में ये आइडेंटिफाई हुई। इसका जो मेन अलामत है वो डिमेंशिया है, लॉस ऑफ मेमोरी। इसमें कुछ जेनेटिक फैक्टर्स भी इन्वॉल्व हैं, एनवायरमेंटल फैक्टर्स भी इन्वॉल्व हैं। एनवायरमेंटल फैक्टर्स में से आती हैं एलुमिनियम की पॉइजनिंग, और ये भी एडवांसिंग एज से करेक्टराइज्ड होता है, यानी रिलेटिवली ओल्ड एज में होने वाला प्रॉब्लम है। तो डियर स्टूडेंट, अब हम इन तीनों डिजीज़ को कंपेयर करते हैं। मोस्टली जिसका एमसीक्यू पूछा गया है प्रीवियस ईयर्स में बोर्ड के एग्ज़ाम्स में, उस तरह से मैं ये कुछ इसको क्वेश्चंस के शक्ल में आपको बता देता हूँ। जैसे हमारी ये अगर 3 डिजीज़ हैं, पार्किंसोनिज्म, उसके बाद बी ऑप्शन में हमारा है एपिलेप्सी, और सी ऑप्शन में है एल्ज़ीमर्स डिज़ीज़ है, और डी ऑप्शन में ऑल ऑफ दीज कर लें या नन ऑफ दीज, इस तरह की कोई ऑप्शन बना लें। अब जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल हम कहते हैं एल डोपा इज़ इफ़ेक्टिव इन ट्रीटमेंट ऑफ, तो अब हमें पता है कि एल डोपा इज़ इफ़ेक्टिव इन द ट्रीटमेंट ऑफ पार्किंसोनिज्म। इसी तरह विच ऑफ द फॉलोइंग, ये ही मतलब ऑप्शंस रहेंगी, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ कन्वल्सिव डिसऑर्डर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ कन्वल्सिव डिसऑर्डर, इनमें से कौन सा कन्वल्सिव डिसऑर्डर है जिसमें कपकपाहट होती है, तो वो एपिलेप्सी है। या इसी तरह कह दें कि एंटी कन्वल्सन ड्रग किस में इफेक्टिव हैं, तो वो भी एपिलेप्सी। तीसरा एक और क्वेश्चन पूछ लेते हैं, उसकी 2 स्टेटमेंट हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कैरेक्टराइज्ड बाय डिमेंशिया, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ करेक्टराइज्ड बाय डिमेंशिया, या ऐसे कह दें विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ करेक्टराइज्ड बाय एल्यूमिनियम पॉइजनिंग।
तो इसका आंसर होगा अल्जाइमर्स डिसीज़। तो इस तरह के पॉसिबली MCQs जो हैं वो इन तीनों टॉपिक्स में से पूछे जा सकते हैं, या बाकी शॉर्ट क्वेश्चन है उसमें यही पूछेंगे कि व्हाट इज़ द कॉज ऑफ पार्किंसोनिज्म या उसका ट्रीटमेंट क्या है, इसी तरह एपिलेप्सी की कॉज या उसका ट्रीटमेंट क्या है, अल्जाइमर्स डिजीज़ की कॉज या उस वजूहात क्या हैं। नर्वस डिसऑर्डर के बाद डियर स्टूडेंट एक छोटा सा टॉपिक हमारे पास आ रहा है, एक्शन ऑफ निकोटीन। तो डियर स्टूडेंट, निकोटीन एक ड्रग है जो कि हमारे एक न्यूरोट्रांसमीटर के एक्शन को कॉपी करती है, मिमिक करती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, ये हमारा एक प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन है, इसके बाद ये हमारे पास एक पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन है, एंड देयर आर रिसेप्टर्स। अगर यहाँ पर हमारे पास एक न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज़ होता है जिसका नाम है एसिटाइल कोलिन, ये न्यूरोट्रांसमीटर है, और इसी तरह का काम करने वाली अगर एक ड्रग है जिसको कहा जाता है निकोटीन, यानी एसिटाइल कोलिन कब रिलीज़ होगा, जब इस प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन से नर्व इम्पल्स आएगी, एसिटाइल कोलिन रिलीज़ होगा, ये रिसेप्टर्स पे बाइंड करेगा, नर्व इम्पल्स पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन में पास हो जाएगी। यानी एसिटाइल कोलिन तो कहाँ से आएगा, प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन से आएगा। बट जो निकोटीन ड्रग है, इट मिमिक का मतलब होता है कॉपी करना, इट मिमिक द एक्शन ऑफ एसिटाइल कोलिन। जो काम एसिटाइल कोलिन करता है वही काम इस निकोटीन ने करने हैं, ड्रग ने करने हैं, यानी इसने उन्हीं रिसेप्टर्स पे बाइंड करना है, और इन रिसेप्टर्स को कहा जाता है निकोटिनिक रिसेप्टर्स। असल में ये ड्रग का नाम भी निकोटीन इसी वजह से रखा गया, बिकॉज इट इज़ सेंसिटिव टू द निकोटिनिक रिसेप्टर। तो डियर स्टूडेंट, निकोटीन एक ड्रग है जो कि एक न्यूरोट्रांसमीटर जिसका नाम है एसिटाइल कोलिन, इसके एक्शन को कॉपी करती है, मिमिक करती है। यानी जिन रिसेप्टर्स पर एसिटाइल कोलिन ने बाइंड करना है उन्हीं रिसेप्टर पर बाइंड कौन करती है, निकोटीन ड्रग बाइंड करती है। और निकोटीन के बाइंड करने से इन रिसेप्टर्स पर नेक्स्ट न्यूरॉन में नर्व इम्पल्स पैदा होती है, इसलिए ये रिसेप्टर्स के लिए स्टिमुलेंट है। समटाइम कुछ ऐसी ड्रग्स भी होती हैं जो रिसेप्टर्स को ब्लॉक कर देती हैं, रिसेप्टर्स के साथ बाइंड तो करती हैं मगर रिसेप्टर्स के साथ ऐसे बाइंड करती हैं कि अगर पीछे से प्रॉपर नर्व इम्पल्स स्टिमुलस भी आए तो वो भी नेक्स्ट न्यूरॉन में कन्वे ना हो। तो ये हमने दोनों एरो इसलिए लगाए हुए हैं कि जो काम एसिटाइल कोलिन ने करना है, यानी प्री साइनेप्टिक से पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन में नर्व इम्पल्स को कन्वे करना है, वही काम निकोटीन ने करना है, पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन के रिसेप्टर्स पर बाइंड करना है और इसमें नर्व इम्पल्स पैदा करा देनी है। तो निकोटीन ड्रग है, एसिटाइल कोलिन न्यूरोट्रांसमीटर है, मगर निकोटीन वही सेम काम करता है जो किसने करने हैं, एसिटाइल कोलिन ने करने हैं। निकोटीन इफेक्ट द पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन इन CNS एज वेल एज इन PNS, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में भी और सेंट्रल नर्वस सिस्टम में भी निकोटीन पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन को बाइंड करती है, एंड इट मिमिक्स द एक्शन ऑफ एसिटाइल कोलिन ऑन निकोटिनिक रिसेप्टर। इट इज़ स्टिमुलेंट क्योंकि ये पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन में नर्व इम्पल्स पैदा करती है। बाकी अब इसके एक्शन क्या हैं कि इससे हार्ट रेट बढ़ता है, ब्लड प्रेशर बढ़ता है, डाइजेस्टिव मोटिलिटी बढ़ती है, और निकोटीन वॉमिटिंग डायरिया भी इंड्यूस कर सकती है और वाटर रिटेंशन भी कॉज कर सकती है। यानी इसके क्या क्या इफ़ेक्ट हैं, इट विल कॉज इंक्रीज़ इन हार्ट रेट, इससे दिल की धड़कन ज़्यादा हो जाएगी, नंबर 1। इससे ब्लड प्रेशर भी इंक्रीज़ होगा, इससे जो डाइजेस्टिव मोटिलिटी है, डाइजेस्टिव मोटिलिटी, और इस डाइजेस्टिव मोटिलिटी को आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ा हुआ है, इसको हम कहते हैं पेरिस्टालसिस। पेरिस्टालसिस जो डाइजेस्टिव ट्रैक की मूवमेंट है कि फूड इससे जल्दी पास हो जाएगी, ये इसको भी इन्हांस करेगा, इंक्रीज़ करेगा। मगर ये कुछ लोगों में वॉमिटिंग का बाइस भी बन सकता है निकोटीन, और इवन डाइजेस्टिव मोटिलिटी इतनी तेज़ हो जाए कि इसके नतीजे में डायरिया भी हो सकता है, एंड इट ऑल्सो कॉजेज़ द वाटर रिटेंशन बाय किडनी, वाटर रिटेंशन इन
थ्रू किडनीज या इन रिलेशन टू किडनीज। और डियर स्टूडेंट, ये आपको बता दें कि ऐसी दवाइयाँ जिनके नतीजे में यूरिन में पानी बढ़ता है, इनको हम कहते हैं डायूरेटिक्स, जो यूरिन में ज़्यादा पानी को निकलवाती हैं और जिनकी वजह से वाटर की रिटेंशन होती है, इसको कहते हैं एंटी डायूरेटिक। तो ये इसकी जो एक्टिविटी है वो एंटी डायूरेटिक है, और जितने भी एंटी डायूरेटिक्स होते हैं वो ब्लड प्रेशर को बढ़ाने का बाइस बनते हैं। तो डियर स्टूडेंट, ये हमने लिस्ट आउट किए हैं फंक्शन, इनको एक बार देख लें। निकोटीन का यूज़ जो है वो हार्ट रेट को ज़्यादा करता है, ब्लड प्रेशर को ज़्यादा करता है, डाइजेस्टिव ट्रैक की खुराक की नाले की मोटिलिटी पेरिस्टालसिस को ज़्यादा करता है। इसकी वजह से वोमिटिंग का बाइस भी बन सकता है और डायरिया का बाइस भी बन सकता है, और वाटर रिटेंशन बॉडी में कॉज करता है इन रिलेशन टू किडनीज़। और जो भी इन रिलेशन टू किडनीज़ चीज़ें बॉडी में वाटर को रिटेन करवाएं, इनको हम कहते हैं एंटी डायूरेटिक्स। और एंटी डायूरेटिक्स यानी वाटर रिटेंशन बाय किडनी ऑलवेज कॉजेज द इंक्रीज इन ब्लड प्रेशर, और ब्लड प्रेशर बढ़ना, हार्ट रेट बढ़ना, ये सारी चीज़ें इकट्ठी होती हैं। तो डियर स्टूडेंट, दिस इज़ द इफ़ेक्ट ऑफ निकोटीन, एक्शन ऑफ निकोटीन। फिर बता दें आपको कि निकोटीन जो है इट इज़ अ ड्रग, ये एक दवाई है, एक ड्रग है जो कि एसिटाइल कोलिन के अफेक्ट को कॉपी करती है, मिमिक करती है निकोटिनिक रिसेप्टर्स पर, विच आर लोकेटेड ऑन द पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन ऑफ पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन। और निकोटीन क्योंकि नेक्स्ट न्यूरॉन में नर्व इम्पल्स पैदा कराती है, इसलिए ये स्टिमुलेंट है, और ये पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन्स पर CNS के भी एक्ट कर सकती है और PNS के भी एक्ट कर सकती है। और हार्ट रेट को ज़्यादा करना, ब्लड प्रेशर को ज़्यादा करना, डाइजेस्टिव मोटिलिटी को ज़्यादा करना, पेरिस्टालसिस को बढ़ाना, वॉमिटिंग कॉज करना, डायरिया कॉज करना, वाटर रिटेंशन इन रिलेशन टू किडनीज कॉज करना, ये सारे इसके इफ़ेक्ट्स हैं। यहाँ पर डियर स्टूडेंट, हमारा नर्वस कोऑर्डिनेशन का टॉपिक जो है वो मुकम्मल हो गया है। अब इसके बाद हम जो टॉपिक नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे वो केमिकल कोऑर्डिनेशन का होगा। उसकी कुछ बेसिक टर्म्स हैं जो यहाँ पर अभी हम डिस्कस करेंगे। इसमें सबसे पहली बात ये है कि केमिकल कोऑर्डिनेशन जो सिस्टम करवाता है, इस सिस्टम को कहा जाता है एंडोक्राइन सिस्टम। और एंडोक्राइन सिस्टम मुश्तमिल होता है एंडोक्राइन ग्लैंड्स पर। केमिकल कोऑर्डिनेशन is brought about by endocrine system. An endocrine system consists of endocrine glands. एंडोक्राइन ग्लैंड्स जो हैं वो प्रॉपर कुछ ग्लैंड्स की शक्ल में भी हो सकते हैं, कुछ सेल्स या टिश्यूज़ भी हो सकते हैं, और अप्रॉक्सीमेटली हमारी बॉडी के अंदर 20 ऐसे सेल्स या टिश्यूज़ हैं जो कि एंडोक्राइन फंक्शन परफॉर्म करते हैं। तो ये MCQ के हवाले से क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि ह्यूमन बॉडी में कितने ऐसे सेल्स या टिश्यूज़ हैं जो कि एंडोक्राइन फंक्शन परफॉर्म करते हैं। अब इसके बाद डियर स्टूडेंट, एंडोक्राइन ग्लैंड की जो सिक्रीशन है इसको कहा जाता है हार्मोन, और ये हार्मोन आ जाते हैं ब्लड में, और ब्लड के ये कौन से पार्ट में होते हैं? ब्लड प्लाज्मा में। अगर आपको याद हो फर्स्ट ईयर में भी आप लोगों ने पढ़ा था कि ब्लड प्लाज्मा में दो चीज़ें होती हैं, 90% पानी और 10% डिज़ोल्व सब्सटेंसेस होते हैं। उन 10% डिज़ोल्व सब्सटेंसेस की 6 कैटेगरीज़ में से एक कैटेगरी हार्मोन्स की भी है। तो इसका मतलब है हार्मोन ब्लड, और ब्लड के सेल नहीं, ब्लड के प्लाज्मा के ज़रिए ट्रांसपोर्ट होकर अपने टारगेट सेल्स तक पहुंचते हैं। तो असल में यहाँ पर आपको एक डिफरेंस भी बता दें कि एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन ग्लैंड में क्या फ़र्क होता है। और ये तो अभी हमने एंडोक्राइन के बारे में पढ़ा है, और एंडोक्राइन सिस्टम या ग्लैंड्स की स्टडी को कहते हैं एंडोक्राइनोलॉजी, द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच डील विद द स्टडी ऑफ एंडोक्राइन ग्लैंड्स, एंडोक्राइन सिस्टम या हार्मोन्स, जिसको कहा जाता है एंडोक्राइनोलॉजी। तो बेसिक डिफरेंस जो एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन ग्लैंड में है, अब थोड़ा एक्सोक्राइन ग्लैंड की भी बात कर लेते हैं। एक्सोक्राइन ग्लैंड वो ग्लैंड होते हैं जिनकी सिक्रीशन को
अपने टारगेट तक डक्ट के ज़रिए पहुंचाया जाता है। दोज ग्लैंड्स देयर सिक्रीशंस आर ट्रांसपोर्टेड टू द टारगेट सेल्स वाया डक्ट। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल लिवर, अगर एक ग्लैंड है, लिवर की सिक्रीशन का नाम है बाइल, और बाइल ने पहुंचना है स्मॉल इंटेस्टाइन तक, तो किसके ज़रिए जाएगी? बाइल डक्ट के ज़रिए जाएगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि लिवर कौन सा ग्लैंड होगा? एक्सोक्राइन ग्लैंड होगा। इसी तरह पेंक्रियाज भी कौन सा ग्लैंड होगा? एक्सोक्राइन। मगर वो ग्लैंड जिनकी सिक्रीशंस अपने टारगेट्स तक पहुंचती हैं डक्ट्स के ज़रिए, ट्यूब्स के ज़रिए, वो एक्सोक्राइन ग्लैंड, और जिनकी ब्लड प्लाज्मा के ज़रिए पहुंचती हैं उनको कहते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड। इसी वजह से इनको डक्टलेस ग्लैंड भी कहा जाता है। दैट इज़ वाई दे आर नोन एज डक्टलेस ग्लैंड्स, इनको कहा जाता है। इसके बाद डियर स्टूडेंट, इस हिस्से में एक शॉर्ट क्वेश्चन छोटा सा और है, उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ न्यूरॉन ऑन द बेसिस ऑफ देयर केमिकल नेचर। केमिकल नेचर की बेस के ऊपर न्यूरॉन्स को क्लासिफाई किया जाता है। ये हमारी बुक में इसकी 4 कैटेगरीज लिखी हैं, बट बेसिकली हार्मोन्स 2 किस्म के हैं, प्रोटीनेशियस और लिपॉइड नेचर के। प्रोटीन नेचर वाले और लिपिड्स वाली नेचर वाले, ये हम लिख लेते हैं। हमने ऐसे ही है जैसे हमारी बुक में लिखा है, मगर जो चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ आपने इसको याद रखना है। जैसे नंबर 1 हार्मोन्स की क्लासिफिकेशन में वो हार्मोन्स हैं जो कि प्रोटीन्स हैं। नंबर 2 पर वो हैं जो कि पॉलीपेप्टाइड्स हैं। अब आपको पता है कि पॉलीपेप्टाइड्स ही मिलकर प्रोटीन्स बनाते हैं। और तीसरे नंबर पर वो आते हैं जो अमाइनो एसिड या उनके डेरिवेटिव्स हैं, अमाइनो एसिड्स एंड डेरिवेटिव्स। और चौथे नंबर पर वो आते हैं जो कि स्टेरॉयडल नेचर के हैं, स्टेरॉयडल। तो 4 किस्म के हार्मोन्स हैं, प्रोटीन नेचर के हार्मोन हैं, पॉलीपेप्टाइड नेचर के हार्मोन हैं, अमाइनो एसिड्स के डेरिवेटिव्स हैं और स्टेरॉयडल हार्मोन्स हैं। अब इसके बाद इनमें इनकी एग्जांपल्स हैं इंसुलिन एंड ग्लूकागोन। ये एग्जांपल में लिखा जाएगा प्रोटीन नेचर वाले हार्मोन्स की, इंसुलिन प्लस ग्लूकागोन। उसके बाद पॉलीपेप्टाइड नेचर के हार्मोन्स में हम कहेंगे एडीएच, एंटी डायूरेटिक हार्मोन, जिसको वेजोप्रेसिन भी बोला जाता है, और ऑक्सीटोसिन। एडीएच कह दें, एडीएच का अदर नेम वेजोप्रेसिन है, एंड ऑक्सीटोसिन। ये वो हार्मोन हैं जो कि पॉलीपेप्टाइड इन नेचर हैं। और अमाइनो एसिड्स के डेरिवेटिव में आप एग्जांपल लिख सकते हैं थायरॉक्सिन, एपिनेफ्रिन, नॉरएपिनेफ्रिन, थायरॉक्सिन प्लस एपिनेफ्रिन, और एपिनेफ्रिन की ही मिलती जुलती फॉर्म है नॉरएपिनेफ्रिन। और स्टेरॉयडल हार्मोन में आप कहेंगे एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, टेस्टोस्टेरोन। ये इस तरह के हार्मोन हैं जो कि स्टेरॉयडल नेचर हैं। तो डियर स्टूडेंट, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। क्लासिफाई हार्मोन ऑन द बेसिस ऑफ देयर केमिकल नेचर, प्रोटीन, पॉलीपेप्टाइड, अमाइनो एसिड डेरिवेटिव्स एंड द स्टेरॉयडल हार्मोन, और इनकी 7 एग्जांपल्स हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर को हम यहाँ पर वाइंड अप करते हैं। आज के लेक्चर में हमने 3 चीज़ों को डिस्कस किया है। पहले नंबर पर हमने नर्वस डिसऑर्डर्स पढ़े हैं जो कि 3 हैं, पार्किंसंस डिजीज़, एपिलेप्सी और एल्जाइमर्स, जिनके मैंने आपको एमसीक्यू भी बताए और शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से भी वो बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर ये एक शॉर्ट क्वेश्चन और एमसीक्यूज़ का ही आगे टॉपिक है एक्शन ऑफ निकोटीन, जिसके हमने इफ़ेक्ट्स देखे और वो किस तरह रिलीज़ होता है और क्या काम करता है। फिर एक इंट्रोडक्शन है एंडोक्राइन सिस्टम का, और इसमें एक एमसीक्यू का पॉइंट है कि हमारी बॉडी में कितने ऐसे सेल टिश्यू हैं जो कि एंडोक्राइन वर्क करते हैं, 20। और एक शॉर्ट क्वेश्चन हमने लास्ट में डिस्कस किया है क्लासिफिकेशन ऑफ हार्मोन ऑन द बेसिस ऑफ देयर केमिकल नेचर। तो डियर स्टूडेंट, आज के लेक्चर को हम इधर ही वाइंड अप कर रहे हैं। इस टॉपिक में से सिर्फ शॉर्ट और एमसीक्यूज़ ही मोस्टली आते हैं, तो आपने कोशिश करके इनको इस हवाले से प्रिपेयर कर लेना है। तो थैंक यू वेरी मच फॉर टुडे।